अगले प्रीपोजिशन का पेयर पढ़ना है हमें, बिसाइड एंड बी साइड्स में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझो। एक्सरसाइज लिख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा सेंटेंस नहीं होंगे, ठीक है ना, समझने में आसान है, कोई दिक्कत भी नहीं। जैसे हमने लिखा है मोहन लिव्स डैश अ डॉक्टर, एक सेंटेंस है, ठीक है, और थर्ड सेंटेंस है जैसे लिखा है मोहन लिव्स डैश अ डॉक्टर, तो देखो बिसाइड का मीनिंग होता है किसी चीज़ के नेक्स्ट टू रहना, है ना, किसी चीज़ के नेक्स्ट टू एग्जिस्ट करना, ठीक है ना। क्या होता है, ये प्लेस को शो करता है, किसको शो करता है, प्लेस को, प्लेस जो किसी चीज़ के नेक्स्ट टू पड़े, है ना, बगल में हो, ठीक है ना, उसके जस्ट आगे हो, तो प्लेस या नेक्स्ट टू बोलेंगे। इसी को हम बोल सकते हैं बाई साइड ऑफ, क्या बोल सकते हैं, बाई साइड ऑफ, ठीक है ना। जैसे देयर इज अ बिल्डिंग बिसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बगल में ही या साइड में ही उसके एक बिल्डिंग है, या उसके नेक्स्ट टू एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, या जहाँ हॉस्पिटल है उसके प्लेस के बगल में एक बिल्डिंग है। तो इस तरह से बिसाइड का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो प्लेस, नेक्स्ट टू, बाई साइड ऑफ, और बाई साइड ऑफ को शॉर्ट में हम बाई भी बोल सकते हैं, मतलब बिसाइड का एक रिस्पेक्ट बाई से भी लिया जाता है। बाई मतलब भी क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कई बार तुमने देखा होगा लिखा होता है कई पत्रों में नियर बाई अ बिल्डिंग, मतलब कोई भी एक बिल्डिंग है उसके नियर बाई, मतलब पास में ही, बगल में, पास में ही, बगल में ही किसी बिल्डिंग के, तो नियर बाई बोला जाएगा, ठीक है ना। तो बाई का यूज भी बिसाइड के अर्थ में ही होता है। दूसरा जो ये बिसाइड्स है, ये किसी चीज के अतिरिक्त किसी और चीज को प्रकट भी करता है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, इन एडिशन टू, क्या हुई, इन एडिशन टू, मतलब किसी चीज के साथ साथ कोई चीज और। क्लियर। अब जैसे मैं 3 सेंटेंस फिल करने, मोहन लिव्स अ डॉक्टर, तो मोहन लिव्स बिसाइड्स अ डॉक्टर होगा क्या, मतलब एक डॉक्टर जीता है उसके साथ साथ मोहन भी जीता है, ये कोई बात हुई क्या। यहाँ लिव मतलब रहना हुआ, मोहन लिव्स प्लेस की बात की जा रही है, जहाँ एक डॉक्टर रहता है वहीं बगल में मोहन भी रहता है, तो मोहन लिव्स बिसाइड अ डॉक्टर। अब तो डाउट क्लियर है, मोहन इज अ डॉक्टर, अब बोला जा रहा है मोहन ही डॉक्टर है, मोहन एक डॉक्टर है। अब प्रोफेसर मतलब एक प्रोफेसर होने के साथ साथ, एक प्रोफेसर होने के एडिशन टू वो एक डॉक्टर भी है, यही तो मीनिंग हुई कि मोहन एक डॉक्टर है एक प्रोफेसर के बगल में, ऐसा तो नहीं होता। तो मोहन इज अ डॉक्टर बी साइड्स और प्रोफेसर। क्लियर। अगला डैश हिम हरी प्लेड द मैच, तो हरी ने मैच खेला, हिम क्या आएगा उसके बगल में, नहीं, उसके नेक्स्ट टू खेला क्या, नहीं, उसके साथ साथ हरी ने भी मैच खेला, यही तो बोलोगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर भी, बी साइड्स हिम हरी प्लेड द मैच, ठीक है ना। ऑल्सो भी लिख सकते हो, उसमें लिखना चाहो, उसके अतिरिक्त हरी ने भी मैच खेला, ठीक है ना, या उसके अतिरिक्त हरी ने मैच खेला। क्लियर। तो वहाँ 2 लिख दोगे या ऑल्सो लिख दोगे तो भी गलत नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। अगला देखो, अगला हमने लिखा along with and along, ठीक है ना। along with और along के यूज में क्या डिफरेंस होता है,
ये भी साथ में समझना, ठीक है ना। देखो along मतलब होता है किसी चीज के पैरेलल। along मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के पैरेलल। तो हम along बोल सकते हैं पैरेलल टू समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति मतलब किसी जीवित या किसी कोई चीज हो उसके पैरेलल अगर कुछ होता है तो उसको हम क्या लगाएंगे, along की सहायता से। और along with माने होता है इन कंपनी ऑफ, मतलब किसी के साथ साथ, किसी की कंपनी में। कंपनी मतलब कंपनी बॉडी वाली नहीं, ठीक है, निकाय वाली कंपनी नहीं, कंपनी मतलब साथ में, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें दे रहे हैं, पहले मैं एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे मैं लिखा सिया इज वॉकिंग डैश रिया रेस अ रेलवे ट्रैक। एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस हमने लिख दिया, द ब्राइड वॉज डांसिंग डैश ग्रूम, या ब्राइड ग्रूम लिख सकते हो, ठीक है ना। ग्रूम मतलब दूल्हा, ब्राइड माने दुल्हन। वैसे पूरी मीनिंग ब्राइड दुल्हन और ब्राइड ग्रूम दूल्हा, क्लियर। अब देखो हमने कहा कि जो along होता है उसका मतलब होता है किसी चीज के पैरेलल होना, ठीक है। जैसे हमने रेलवे ट्रैक की बात की पहले सेंटेंस में, तो ये मेरा मान लो ये मेरा रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक हुआ क्यों भाई, कोई व्यक्ति यहाँ पर चल रहा है, जैसे सिया चल रही है। अब सिया तो रेलवे ट्रैक के along चल रही है, मतलब इसके पैरेलल ऐसे चलती चली आ रही। लोग ऐसे ही चलते, तुमने देखा हो तो, चलते ही नहीं चलते हैं क्या, कोई ऐसे चलता है यहाँ आया रेलवे ट्रैक पे चढ़ गया फिर उधर चला गया, फिर घूम के आया फिर रेलवे ट्रैक पे आ गया, फिर इधर चला गया, ऐसे चलता रहा, पीछे लौट के घूम गया इधर क्रॉस किया यहाँ आ गया, फिर ऐसे करके और यहाँ घुस के आ गया, ट्रेन के आगे कूद गया। ऐसा कोई नहीं करेगा, क्या कोई करेगा, नहीं। तो आदमी करे तो करे क्या, वो रेलवे ट्रैक के along चले, पैरेलल टू समथिंग, एंड समथिंग इज रेलवे ट्रैक। साथ ही साथ मान लो रिया के साथ अब सिया भी आ गई, या सिया के साथ रिया भी आ गई, ठीक है ना। ये रिया है और ये हरी वाली क्या है, सिया, ये रिया है सिया, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रही हैं, एक दूसरे के कंपनी में चल रही हैं, और किसके along चल रही हैं, रेलवे ट्रैक के along। भाई ये भी तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। मान लो ये तुम्हारी रिया सिया हैं, ये दोनों, ठीक है ना, ये सिया हो गई रिया हो गई। अब ये दोनों भी ऐसे चल रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये मेरा रेलवे ट्रैक है उसी के along चल रही, ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ चल रही हैं। और चल किसके किनारे किनारे रही हैं, रेलवे ट्रैक के। तो किसी चीज के किनारे किनारे पैरेलल चलना उसे बोलते हैं along चलना, ठीक है ना। तुम एक नदी के किनारे किनारे चलने लगो तो यू आर वॉकिंग along अ रिवर। लेकिन कोई व्यक्ति भी साथ में तुम्हारे, तो along विद योर फ्रेंड, या जितने जो भी तुम मानो वहाँ पे। कोई समस्या किसी को, क्यों भाई, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, तो पहले सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सिया इज वॉकिंग, भैया रिया के कंपनी में चल रही है वो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, along with, क्या होगा इस बार, along with, ठीक है ना, along a रेलवे ट्रैक, क्लियर। मान लो सिया रिया को मनाने के लिए चल रही है, कोई कंपनी नहीं है, जानती नहीं है, बस ऐसे चलने लगी, तो यहाँ भी along लगा दो, अर्थ बदल जाएगा। तो along यहाँ भी लग सकता है, लेकिन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, along with इसी बात को शो कर रहा है, क्लियर। द ब्राइड वॉज डांसिंग, अब दुल्हन तो दूल्हे के साथ ही नाच रही होगी, जैसे वो नाच रहा होगा उसी के इन कंपनी ऑफ वो भी नाच रही होगी। तो क्या हो जाएगा इस बार, along with, नहीं हो जाएगा। किसी कोई डाउट, समझ में आया। तो along मतलब होता है के किनारे किनारे हिंदी में,
और along with मतलब होता है किसी के साथ में, बिल्कुल उसके पैरेलल, जो वो करे वैसे घूम जाओ, वैसे नाच लो तो नाच बन जाएगा, है कि नहीं? चलो नोट करो जल्दी से। अगला देखो, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्यों भाई? अरे बोलो, एक साथ बोलो। अब ठीक है, बोला करो, ठीक है ना? हम भी नहीं बोलेंगे, हमसे पूछो। देखो अगला जो डिफरेंस है वो टू और टूवर्ड्स में है। किसमें? टू एंड टूवर्ड्स। देखो टू को हम यूज करते हैं डेस्टिनेशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? डेस्टिनेशन के फॉर्म में। डेस्टिनेशन जानते हो? जहां पर पहुंचना होता है ना, उसको डेस्टिनेशन कहते हैं, गंतव्य। जहां पहुंचना वो क्या होगा? डेस्टिनेशन। और टूवर्ड्स होता है किसी चीज की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ। क्लियर? जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इसमें एक एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखा मानवी इज गोइंग towards the park to her college। अब देखो मानवी का लक्ष्य क्या है, बताओ? कहाँ जा रही मानवी? मानवी पार्क जा रही है, कॉलेज? ये बताओ, बताओ। मानवी कहाँ जा रही? कॉलेज जा रही। इसका मतलब टू लगाने से ये बात क्लियर होती है कि मानवी कॉलेज जा रही, कॉलेज उसका डेस्टिनेशन है। और पार्क के पहले टूवर्ड्स लगाने का मतलब है कि पार्क की डायरेक्शन में जा रही। शायद मानवी ऐसे जा रही होगी, यहां पे ये मानवी है, ये मानवी, ठीक है ना? ये देखो ये पार्क पड़ गया, तो मानवी पार्क की डायरेक्शन में जा रही, ठीक है ना? लेकिन इसका डेस्टिनेशन पार्क नहीं है, ये पार्क से निकल के फिर कहाँ चली जाएगी? ये इसका कॉलेज आ जाएगा। किसको नहीं समझ में आया? तो जो डेस्टिनेशन होता है उसको दिखाने के लिए हम टू का यूज करेंगे, और जिसकी तरफ होके जाएंगे, जिसकी डायरेक्शन में जाएंगे, उसके लिए टूवर्ड्स लगाएंगे। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? तो ये टूवर्ड्स और टू का यूज हुआ। जिसके पहले टूवर्ड्स लगा दोगे, टूवर्ड्स दिखाएगा क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ पार्क। पार्क है ना यहाँ पे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ पार्क। और टू यहाँ पर दिखाएगा कॉलेज के पहले कि कॉलेज ही डेस्टिनेशन है। क्लियर होगी बात? अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ये लिख सकते हैं सेंटेंस में, मानवी इज गोइंग टू हर कॉलेज टूवर्ड्स द पार्क? क्या ये सही है गलत है, बताओ? अगर हम बोले मानवी इज गोइंग, यहाँ गोइंग से लेके फिर क्या बोल दें हम? टू हर कॉलेज टूवर्ड्स द पार्क। बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? ऐसा किया जा सकता है? बताओ जल्दी बोलो यार। सही है? कितने लोग कह रहे हैं सही है? लगभग सभी सही। तुम बताओ सही है? नहीं भाई ये गलत है, तुमने पढ़ा ही नहीं तो फिर सही से। ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तुमने पढ़ा है ना कि हम पहले छोटा स्थान लिखते हैं फिर बड़ा स्थान लिखते हैं, पढ़ा है ना? तो ये वही स्ट्रक्चर तो बन रहा है। मेन स्थान कौन सा है? कॉलेज। ये तो सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी पहले लिखा जाएगा, मेन बाद में। जैसे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, दोनों प्रीपोजिशन का यूज करके लिखे हैं, एट पोरबंदर इन गुजरात। लेकिन क्या ये लिखोगे इन गुजरात एट पोरबंदर? नहीं, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली एरर। ठीक है ना? तो इस तरह से ही होगा। कोई डाउट किसी को? एक चीज और हम तुम्हें बताना चाहेंगे, टू का यूज और हम कहाँ करते हैं? हम टू का यूज करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। कब करते हैं टू का यूज? किसके साथ करते हैं? और एक्स्ट्रा में
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन किस तरह से करेंगे वो समझो, है ना। तो यूज ऑफ टू, हमने तुम्हें एक सेंटेंस लिखा, आयुषी gave me a book, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, तूने पढ़ा तो है ही है, बस हम तुम्हारे ध्यान में लाएंगे इस चीज को। आयुषी gave a book to me, बोलो ऐसा होगा कि नहीं। तो तुमने एक चीज देखी कि अभी जब हमने इस तरह सेंटेंस को लिखा था तो इसमें आयुषी के बाद क्या गेव और उसके बाद क्या रहा था मी। अ बुक सही है सेंटेंस, ये भी सही, ये सही है। और इस सेंटेंस में आयुषी गेव अ बुक टू मी, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये मी के साथ क्या आ गया टू, तो ये क्या बला है। तो ध्यान रखो ये क्या, ये बला है कि जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट ही लिखा जाता है उसको, समझ रहे हो कि नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी बाद में लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी बाद में लिखा जाएगा तो वो बिना टू के नहीं लिखा जाएगा। अब बात ये आती डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाने, ठीक है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हमेशा ध्यान रखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड से पता लगता है। किससे? वर्ड से, ठीक है ना। किससे पता चलेगा? वर्ड से। अगर वर्ड का आंसर जो मिल रहा है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आयुषी गेव मी व्हाट, बुक आया ना आंसर। तो यहां पर बुक क्या है, ये जो तुम्हारा बुक मिल रहा है ना, ये बुक, अ बुक, ये किससे पता चल रहा है? वर्ड से। और इसी वजह से ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। और जो हु और हुम से मिलेगा, किससे मिलेगा? हु एंड हुम से, हुम से बेसिकली, ठीक है ना, समझ रहे हो। आयुषी गेव अ बुक टू हुम, किसको दी? मुझे दी ना, नहीं दी। या हमने लिखा है आयुषी गेव रमन अ बुक, तो आयुषी गेव अ बुक टू हुम, यही तो बोलोगे। तो टू हुम का आंसर ही तो रमन है। तो ये मेरा क्या होगा सेंटेंस का? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें किससे पता चल रहा है? ये हमें हुम का यूज करने से मिल रहा है, ठीक है। अब भी कोई डाउट? अब खास बात क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब भी सेंटेंस के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है, जनरली जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है। जनरली क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आता है? बाद में। अगर कहीं दो चीजें हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो पहला स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर में इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो टू प्लस करके आएगा। नहीं समझे? ये समझाना था हमें। तो देखो यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मी है ना अभी भी, लेकिन वो किसके साथ आना चाहिए? टू के साथ, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जा रहा है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ही आ जाएगा तो नॉर्मल अपने स्ट्रक्चर में आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? क्यों? हमने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल एक और, द गार्ड refused him the entry। अब जल्दी से हमें बताओ कि इसको जब हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। द गार्ड
रिफ्यूज्ड माने मना कर दी। हाँ, द एंट्री टू हिम होगा। अभी समझ में नहीं आया? आ गया ना समझ में? कर लोगे? कोई समस्या किसी को? नहीं ना? नोट कर लो। आगे देखो भाई, इसमें कोई डाउट है किसी को? डस्टर कहाँ गया? देखो आगे टू के साथ साथ एक और प्रीपोजिशन है जिसका हम यूज देखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है ना? ये यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? देखो भाई, इसका तो मैं टू का एक और यूज देखना, फ्रॉम का देखो, टू का बाद में, ठीक है ना? फ्रॉम, देखो हम फ्रॉम का जब यूज करते हैं तो ये ओरिजिन के संदर्भ में करते हैं, ठीक है ना? ओरिजिन से लेकर क्या करेंगे यूज फ्रॉम का, ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट से। किससे? ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट से हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। तुमने देखा भी होगा कि हम यूज करते कैसे हैं? फ्रॉम, इससे टू, या फ्रॉम। अब देख लो, फ्रॉम में हम क्या लिख सकते हैं? ऑरिजिन टू एंड। ये यूज करते हैं कि नहीं हमेशा से? जैसे तुम इसको देखो, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हरी इज गोइंग फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। देखा कि नहीं देखा? तो फ्रॉम क्या है? आगरा। इसका मतलब आगरा उसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। और वो जा कहाँ रहा है? उसका डेस्टिनेशन क्या होगा? लखनऊ, क्योंकि लखनऊ से पहले टू आ रहा है। और टू कब लगाया जाता है? जब डेस्टिनेशन पे जाना हो। तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या है? आगरा। लखनऊ क्या है? डेस्टिनेशन, इसलिए टू लगा। एक चीज। दूसरी चीज, एक और एग्जांपल देखो, हमने लिखा हरी वर्कड in this company from 2012 to 2021। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि हरी ने इस कंपनी में काम किया और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उसका स्टार्टिंग ईयर क्या था? 2012। और कब तक किया है? एंड क्या है उसका? 2021। तो देखो टू किसको शो कर रहा है यहाँ पे? एंड के साथ। कोई चीज स्टार्ट कब से हुई है? 2012 से। और एंड कब हुई? 2021 में। तो जब से स्टार्ट हुई तो हमने फ्रॉम लगाया वहां से, और जब खत्म हुई उसके पहले क्या लगाया? टू। तो ये भी तो टू का एक यूज हुआ, नहीं हुआ? अब एक चीज और देखो, तुमने देखा है तुम कभी किसी को कोई ग्रीटिंग वगैरह दे रहे हो या एनवेलप दे रहे हो कुछ, और इस तरह से मान लो तुमने कोई कार्ड दिया किसी को, तो तुम बाहर क्या लिखते हो? ये तो लिखते हो टू। टू मतलब डेस्टिनेशन उसका जिसको तुम दे रहे हो, और फ्रॉम जो दे रहा है वो लिखेगा अपना नाम। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? बोलो भैया। जैसे टू किसी, जैसे पुन्नू लाल को दिया गया ये, और दिया किसने? मुन्नू ने। तो फ्रॉम मुन्नू टू पुन्नू, मतलब पुन्नू को संबोधित किया गया, पुन्नू को दिया गया। दिया किसने? मुन्नू ने। तो उसका स्टार्टिंग करने वाला नहीं बोला जाएगा, अब क्या बोला जाएगा? सेंडर। जो भेजने वाला है, प्रेषक है, वो कौन है? मुन्नू। और जो रेसिपिएंट है, उसका प्राप्त करता है, वो कौन है? पुन्नू। तो टू में लिख लेना, ठीक है ना? टू में लिख लेना। टू का यूज किस में होता है? रेसिपिएंट के फॉर्म में। रेसिपिएंट मतलब क्या होता है?
प्राप्तकर्ता। और फ्रॉम का में एक और यूज समझ में आया क्या, कि फ्रॉम क्या होता है, एक सेंडर या गिवर, बोलो होता है कि नहीं होता है, देने वाला, है ना, प्रेषक, सेंडर मतलब प्रेषक। तो प्रेषक के फॉर्म में भी हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। अब भी कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को, तो टू का यूज यही नहीं होता है, टू का यूज एंड को शो करने के लिए, ठीक है ना, और टू का यूज ही रेसिपिएंट, प्राप्तकर्ता को संबोधित करने के लिए भी होता है। बात समझ आ रही कि नहीं, क्या, हाँ, अरे रेसिपिएंट स्पेलिंग लिख दी क्या, सॉरी, ठीक है, नोट करो। अच्छा एक चीज सुनो, और तुमसे अगर हम ये पूछें, इधर, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया तुमसे, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तो किसी से ये पूछने के लिए तुम कहाँ से हो, मतलब तुम्हारा ओरिजिन क्या है, ठीक है ना, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम कानपुर। तो देखो अपना ओरिजिन बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। यहाँ कानपुर क्या शो कर रहा है कि कानपुर तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब निवास स्थान, जहाँ तुम रहते हो। ये ओरिजिन वाला नहीं है, कोऑर्डिनेट वाला, ओरिजिन मतलब निवास स्थान, ठीक है ना। इसीलिए जो किसी जगह के मूल निवासी होते हैं उनको एबोरिजिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, ABORIGINS, एबोरिजिन्स, किसी जगह के मूल निवासी। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, आप नोट कर लो। देखो भाई अगला यूज, इसमें कोई डाउट है किसी को, क्यों, अगला यूज देखेंगे हम ऑफ का। देखो ऑफ के कई यूजेस होते हैं, ठीक है ना, हम उनकी 4 कैटेगरी बना ले रहे हैं। जैसे ऑफ का जो पहला यूज होता है ये एज पोजीशन होता है। कैसे होता है, एज पोजीशन, POSSESSION। ऑफ का यूज डेट और टाइम में किया जाता है, ठीक है। एक अन्य यूज होता है पार्टिटिव यूज, बोलते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं, पार्टिटिव यूज। अब ये पार्टिटिव कौन सी बल्ला देखेंगे अभी। और एक होता है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। ध्यान है कि नहीं, कंपैरेटिव डिग्री जब पढ़ी थी तो वहाँ इसको पढ़ा था, ठीक है। तो पोजीशन क्या होता है, तुमने देखा है, हम कई बार लिखते हैं, जैसे हमने बोला, क्या ये लिखा जाता है, टेबल्स लेग, बोलो, कुर्सी, टेबल के पैर, ठीक है ना, या मेज के पावे, चेयर्स लेग, कुर्सी के पावे। तो ये निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है ना, इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, हम नाउन में पढ़ चुके हैं। ध्यान है नहीं ध्यान है, इसलिए तो रॉन्ग हो गया। हम लिखते क्या है, लेग ऑफ टेबल, ये सही है, बोलो सही है कि नहीं। तो लेग ऑफ टेबल लिखते हैं। अब तुम्हें यहां समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए बनाते हैं पोजीशन को, तो लेग ऑफ टेबल करके बनाते हैं, ठीक है ना, लेग ऑफ चेयर। राम्स पेन ठीक है ना, लेकिन टेबल्स लेग ठीक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि राम सजीव है, लिविंग थिंग। अगला डेट एंड टाइम में तुमने देखा है कभी कहीं लिखा हुआ, जैसे लिखा 5 o'clock, 5 o'clock, देखा लिखा हुआ है 5 बजे। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 5 ऑफ क्लॉक, मतलब क्लॉक में जितनी भी जगह है उसका 5। क्लॉक में 12 जगह होती हैं, 12 खाने होते हैं, 12 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उस 12 में कितना, 5, तो 5 ऑफ क्लॉक, घड़ी के 5 बजे। क्लियर, कोई दिक्कत। और इसी डेट एंड टाइम में हम देखो और क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है 20th
ऑफ सितंबर, मतलब सितंबर की कौन सी तारीख, 20वीं तारीख, तो क्या 20th ऑफ सितंबर नहीं लिखेंगे, ये भी यूज हुआ। अगला है पार्टिटिव यूज। पार्टिटिव यूज क्या होता है, जब एक यूनाइट चीज से किसी को बाहर कर लिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिटिव यूज। कैसे, जैसे ने बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोलो सही है कि नहीं। पार्लियामेंट क्या है, पूरा एक इकाई है ना, उस बड़ी इकाई में जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तुमने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं लिखते हो, तो कई में से एक को तुमने ले लिया, तो इसी को हम बोलते हैं पार्ट में यूज करना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक सदस्य होता है, ये पूरी पार्लियामेंट का एक पार्ट है, तो हमने पार्ट में पढ़ा ना इसको, पार्लियामेंट का एक छोटा सा पार्ट जो कि एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये पार्टिटिव यूज हो गया। बोलो हुआ कि नहीं। अब है सिलेक्शन आउट ऑफ, और भी लिख सकते हो, जैसे स्टूडेंट ऑफ क्लास, नहीं हो सकता, क्लास तो बहुत बड़ा समूह है ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन तुमने किसी एक को ले लिया स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को पार्ट में तोड़ लिया ना, पूरी क्लास का एक पार्ट है ना वो स्टूडेंट, इसलिए यही पार्टिटिव यूज है। अगला सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, हमने से लिखा लक्ष्मी is richer of the two sisters। अब देखो हम तुलना कर रहे हैं लक्ष्मी की, किसमें कर रहे हैं, लक्ष्मी और लक्ष्मी की बहन में, दो बहनें लक्ष्मी, ठीक है ना। हम एक का सिलेक्शन किया लक्ष्मी का, और फिर कंपैरिजन किया लक्ष्मी और लक्ष्मी के साथ उसकी बहन से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कंपैरिजन देखा था। तो उस तरह के कंपैरिजन में हम देन का यूज नहीं करते थे, किसका यूज करते थे, ऑफ का, तो हमने देन नहीं लगाया यहाँ पे, पहले बता चुके हैं। लेकिन खास बात क्या होती थी कि जब ये ऑफ करके हम ऑफ करके इसको देखते थे, तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री आती थी, कंपैरेटिव डिग्री, इसके ठीक पहले हम किसका यूज करते थे, यहाँ पे किसका यूज करते थे, दा का, करते थे कि नहीं। लक्ष्मी इज द रिचर ऑफ द टू सिस्टर्स, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ऑफ द टू सिस्टर्स कॉमा लक्ष्मी इज द रिचर, दोनों बहनों में लक्ष्मी अधिक धनवान है। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। ये हो गया तुम्हारा ऑफ का यूज, जल्दी से नोट कर लो। आगे देखो भाई, देखो हमने ऑफ और फ्रॉम का यूज पढ़ा ना अभी, क्यों भाई, ऑफ और फ्रॉम का यूज पढ़ा। ऑफ और फ्रॉम का जो यूज है ये दो वर्ब के साथ किया जाता है इंपॉर्टेंटली, किनके साथ, एक हो गई डाई, डाई मतलब मरना, ठीक है ना, डेथ वाला डाई है। तो डाई के साथ हम ऑफ का यूज भी करते हैं और डाई के साथ ही हम फ्रॉम का यूज भी करते हैं। डिफरेंस क्या है, तो फिर जब हम डाई के साथ ऑफ का यूज करते हैं, ये तब आता है जब कोई किसी डिसीज से मर जाए, किसी रोग से, ठीक है ना, कोई किसी रोग से मरे तो क्या आएगा, ऑफ। लेकिन कोई अदर रीजन है, एनी अदर रीजन, तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम। जैसे हमने बोला कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो मर गया, जैसे हम लिखा द मैन वॉज डाइड। हमने तुम्हें बहुत सारी चीजें लिखी, ठीक है, जैसे हमने पहला बोल दिया
देखो कोई व्यक्ति है, वो मर गया, मर गया। अगर एंजाइटी से मरा, क्या एंजाइटी कोई डिसीज है? बताओ। क्यों भाई, एंजाइटी क्या कोई डिसीज होती है, कोई रोग है? नहीं। चिंता किसी को हो गई तो चला गया, तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। आई बात समझ में? कॉलेरा, कॉलेरा एक बीमारी का नाम है, तो क्या आएगा? डाइड ऑफ कॉलेरा, ठीक है ना, डाइट के बाद जो भी तुमने लिया हो, ठीक है, उसके हिसाब से। डेंगू, ठीक है ना, इसको डेंगू बोलते हैं, ठीक है ना, क्या आएगा? ऑफ। एंजाइटी फ्रॉम, कोई रोग थोड़ी ना एंजाइटी। एक्सीडेंट फ्रॉम कोविड-19, ऑफ। गुड। स्ट्रेस फ्रॉम। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? एक और वर्ब है जिसको हम बोलते हैं मेक। मेक के साथ भी इसी प्रकार से ऑफ और फ्रॉम, ये दोनों ही यूज होते हैं। लेकिन मेक के साथ हम ऑफ का यूज तब करते हैं जब कोई चीज बदले तो, ट्रांसफॉर्म तो हो, लेकिन वो सिर्फ फिजिकली चेंज हो। मतलब जब फिजिकल चेंज हुआ हो, क्या चेंज हुआ हो? फिजिकल चेंज, तो हम ऑफ का यूज करते हैं। और जब केमिकल चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और फिजिकल चेंज जानते हो? फिजिकल चेंज में जो चीज़ बेसिक रूप से रहती है ना, वो फिर भी बनी रहती है, लेकिन केमिकल चेंज में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेसिक, वही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल तुम्हें दिया, हमने बोला सेंटेंस हम लिख रहे हैं, इसमें लिखा कर्ड इज मेड, ठीक है। जैसे हमने लिखा ड्रेस इज मेड, जैसे हमने लिखा हाउस इज मेड, ध्यान रखना यहाँ ब्रिक और ब्रिक्स दोनों चीजें लिखी, ठीक है ना। और एक सेंटेंस उन्होंने लिख दिया है, द रिंग इज मेड, ठीक है ना। बात समझ आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? क्यों भैया? सोने की शुद्धता होती 24 कैरेट, शुद्ध सोना है मतलब, ठीक है ना। शुद्ध सोने से बनेगी नहीं, 23 कर दे रहे हैं। के मतलब सी से बनता है, ठीक है ना, CARATAGE, कैरेटेज होता है। कैरेट सोने की शुद्धता की इकाई होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब बताओ, तुमने कर्ड मतलब दही बनाया, किससे? दूध से। तो दूध से दही बना तो 1 लीटर था तुम्हारे पास, ठीक है ना, तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन तुम क्या, तो उसके केमिकल, उसमें केमिकल चेंज हुआ है या फिजिकल चेंज हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है ना, क्योंकि दूध के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो दही में नहीं होते हैं, समझ रहे हो। और इसी वजह से हम लगाएंगे यहाँ पर क्या? फ्रॉम। क्लियर? अगला ड्रेस इज मेड, भाई कॉटन है तुम्हारे पास, कोई कॉटन से तुमने ड्रेस बना ली, तुमने उसमें फिजिकल चेंज कर दिया। मान लो कपड़ा तुम्हारे पास इतना बड़ा था, तुमने उसको घुमा फिरा गाड़ा तिरछा काट वाट के जोड़ जाड़ के शर्ट बना ली। अब शर्ट में वही कपड़ा तो लगा है, क्या कपड़े के गुणधर्म बदल गए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदल गए? नहीं बदले। और अगर नहीं बदले तो हम क्या लगाएंगे? ऑफ। कोई दिक्कत किसी को? हाउस इज मेड, एक बात ध्यान रखना, ब्रिक क्या होती? मटेरियल नाउन। ईंट को हम ध्यान रखना, ईंट को एक मटेरियल नाउन बोला जाता है। तो जो घर होता है वो ईंट से बनता है, ईंटों से नहीं, ईंट से बनता है। हमेशा इंग्लिश में ध्यान रखना, ब्रिक्स का यूज करना ही गलत है, तो ब्रिक होगा, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं हाउस, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, तो स्टोन आएगा वहाँ, स्टोन्स नहीं आएगा, पत्थर का बना, पत्थरों से नहीं, पत्थर से बना। कभी प्लूरल यूज नहीं होता है, सिंगुलर होगा, तो ये बात ध्यान रखना। अब हमने क्या बताया अभी भी, भाई ऐसे लगी थी, तुमने अगल बगल जोड़ डाली ईंटें बहुत सारी, क्यों?
तो ईंटें तो अपनी जगह वैसी है ना अभी भी, बस कई के जुड़ने से जो फिजिकल फॉर्म था उसका, उसकी जो भौतिक अवस्था थी वो बदल गई, फिजिकल चेंज हो गया उसमें। फिजिकल चेंज होने की वजह से क्या आ जाएगा, ऑफ। अब इसमें बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, कौन बता रहा, बोलो क्या आएगा, ऑफ। फ्रॉम कौन कह रहा है? कोई नहीं, ठीक है भाई, सोना तो वही रहेगा ना। तुमने सोने को घुमा फिरा के मोड़ माड़ के क्या बना दी, अंगूठी सोने की। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। समझ गया कि नहीं? तो ये दोनों ध्यान रखो, डाई के साथ ऑफ और फ्रॉम दोनों आते हैं। जब कोई रोग की बात से कोई मरे तो ऑफ आएगा, एनी अदर रीजन हो तो फ्रॉम आएगा। इसी प्रकार से मेक के साथ ऑफ तब आएगा जब फिजिकल चेंज होगा, फ्रॉम तब आएगा जब केमिकल चेंज होगा। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो। अगला यूज देखेंगे प्रीपोजिशन का। तो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं बाय, ठीक है ना, हेडिंग डाल लो सभी लोग, बाय। देखो बाय के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे हम पहला यूज देखते हैं अगर, तो तुमने देखा हो पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हैं, नहीं करते हैं? इन पैसिव वॉइस कैसे यूज करते हैं? अगर हमने एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस लिखा है, अगर जैसे सेंटेंस मेरा लिखा है कि ही बॉट अ कार, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में क्या लिखोगे इसको, हम क्या लिखते हैं इसको, अ कार वॉज बॉट बाय हिम। तो जनरली जो भी हमारा ये सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव में आके ऑब्जेक्टिव केस में जाता है, ठीक है ना। ये सब्जेक्टिव केस है, यहां पर ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो पैसिव वॉइस के जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो बाई के साथ आता है। किसके साथ आता है, बाई के साथ। तो ये तो बाई का यूज एक हो गया, क्लियर। दूसरा क्या होगा, जब भी हम टाइम सोर्स की बात करें, किसकी बात करें, बोलो, टाइम सोर्स की। अब टाइम सोर्स क्या है, टाइम सोर्स वो होता है जो टाइम बताता है। घड़ी हो गई, दीवार घड़ी हो गई, ठीक है ना। क्या तुमने वॉल नहीं देखी, क्लॉक वॉल नहीं देखी, क्लॉक टावर नहीं देखा, देखा ना सबने, घंटाघर कानपुर में, तो वहाँ घड़ी लगी बड़ी सी। तो घड़ी है एक तरह से, अब वो कैसी भी हो, ठीक है। तो टाइम सोर्स बताने के लिए हमेशा हम बाई का यूज करते हैं। कैसे, अगर हमने लिखा, जैसे अभी घड़ी मान लो इस समय कितना 3:40 हो रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज 3 o'clock, 3 बजे के बता रहे हैं, ठीक है, 3 o'clock। हम क्या बोलते हैं, बाय द वॉच। समझ रहे हो कि नहीं, वॉच बोल दो या वॉच टावर या क्लॉक टावर बोल दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इससे मतलब नहीं है ना, वॉच बोल दो या क्लॉक टावर बोल दो, कहीं की भी घड़ी हो, उस घड़ी में, घड़ी क्या है, टाइम का सोर्स है। तो टाइम सोर्स के पहले हम किसका यूज करेंगे, हमेशा बाय का, ठीक है ना। ध्यान है कि नहीं ध्यान है, इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच, इट इज 3:35 o'clock बाय माई वॉच, इट इज 3:30। अगर तुम्हें यही लिखना है, टाइम लिखना है, तो 3:40 PM लिखोगे, फिर ओ क्लॉक नहीं लिखोगे ना भाई। 3 ऑफ क्लॉक होता है तो फुल पार्ट होंगे ना, 4 ऑफ क्लॉक, 5 ऑफ क्लॉक। अगर 3:35 शो करना है, 3:40 शो करना है, तो 3:40 PM लिखना पड़ेगा इस टाइम के लिए। 3 उसके बाद है ना 40 PM बाय द वॉच। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है कि बाई तो आ रहा है मेरा, ठीक है ना, ये टाइम सोर्स है, तो टाइम सोर्स से पहले मेरा बाई तो आ रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन तुमने एक चीज ध्यान दी कि इसमें दा भी आ रहा है, क्यों भाई, ये दा नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, जिस भी टाइम सोर्स से तुम टाइम को बता रहे हो उस टाइम सोर्स को डेफिनेट बनाना होता है या किसी भी तरह से बनाओ उसको, ठीक है ना, स्पेसिफिक करना होता है। तो हमने दा लगा लिया,
तो हम जब ऐसा टाइम सोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई प्लस द प्लस टाइम सोर्स, ये स्ट्रक्चर रखते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? मान लो हम कह रहे हैं मेरी घड़ी में 3:30 बजे, तो हम बोलेंगे इट इज 3:30 PM बाय माई वॉच। बाई माई लग जाएगा तो दा नहीं आएगा, है ना? तो हमेशा कुछ ना कुछ लगाना है वॉच से पहले, क्योंकि निश्चित घड़ी का टाइम बता रहे हो तुम। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है, ये हो गया। तीसरा देखो, तीसरा हो गया ट्रेवल सोर्सेस। क्या? ट्रेवल सोर्स क्या है भैया ट्रेवल सोर्सेस? जरा देखो, हमने कुछ लिखे हैं। हमने जैसे सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू दिल्ली बाय द कार। क्या ये सेंटेंस सही है? आई वेंट टू दिल्ली बाय द कार, क्या सही है? क्यों लक्ष्मी सिंह, क्यों गलत है लक्ष्मी? दा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेवल सोर्स के साथ हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, बाई का। बाई प्लस ट्रेवल सोर्स, दा का यूज नहीं करेंगे। तो हम ट्रेवल सोर्स से पहले कभी भी द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, इसलिए फाई कर दिया। समझ गए? तो बाई कार होगा। क्या होगा? बाई कार। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई, हम बोल सकते हैं बाई कार, ठीक है ना, बाई ट्रेन, बाई बस। बताना सही लिख रहा है ना? बाई फुट, बाई हॉर्स, बाई कैमल, और बाय द लैब, और क्या हो जाएगा, बाय पैलेंकिन लिख देते हैं। पालकी देखी, पालकी लड़कियां जिसमें बैठ के जाती हैं, पालकी, उसको पैलेंकिन बोलते हैं। वो सरोजिनी नायडू को पढ़ा था ना 12th में, पैलेंकिन बेरर्स, है ना, पढ़ा था, पालकी ले जाने वाले। ध्यान ही नहीं होगा, कभी पढ़ो तो जानो। बाय पैलेंकिन या पालकी, ये उसी को बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? और हमने एक और लिख दिया है, बाय बुलक कार्ट, या हमने एक और लिख दिया बाय हॉर्स कार्ट। ठीक है, अब तो हमें बताओ सभी लोग कि इनमें कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, जल्दी से बताते जाओ। क्या ये सही है प्रांशी? हाँ अभी बताया सही है। मानवी आगे, पीछे बैठे नहीं लोग, और क्या सही है? और ये सही है? हैं? सही है? नहीं सही है ना? देखो भाई, कार एक ट्रेवल सोर्स है, यात्रा करने का साधन है, ट्रेवल करने का व्हीकल ही है, जो तुमने क्रिएट किया यात्रा के उद्देश्य से ही। तुम्हारा उद्देश्य यात्रा करना था, इसलिए तुमने कार बनाई, ट्रेन बनाई, बस बनाई। लेकिन यात्रा करना तुम्हारा उद्देश्य था, इसलिए तुमने अपने पैर लगा रखे हैं। ये तो अपने आप में मूर्खता की बात हो गई। तो इसीलिए तुमने देखा होगा हम बाई का यूज नहीं करते हैं। कभी करते हैं बाई का यूज? तो यहाँ बाई का यूज नहीं होगा। तो हम किसका यूज करते हैं हमेशा? ऑन फुट बोलते हैं। बोलते कि नहीं? पैदल। अब समझ में आया बाई क्यों नहीं लगाएंगे इसमें, और ऑन ही क्यों लगेगा? क्योंकि ये ट्रेवल का सोर्स नहीं है, ये पैर है, किसी के शरीर का हिस्सा है। पूरा पूरा घोड़े पे बैठ के यात्रा कर रहे हो तो भी क्या होगा? बाई नहीं आएगा। कोई घोड़ा कोई साधन थोड़ी ना है ट्रेवल करने का, उसको बना लिया, जरूर तुम बैठ के चले जाते हो, इसलिए क्या होगा? ऑन हॉर्स। इसलिए बोलते हैं ना ही इज, है ना, राइडिंग ऑन अ हॉर्स। राइडिंग बोलेंगे, ड्राइविंग बोल दोगे, राइडिंग ऑन अ हॉर्स, तो ऑन होता है। समझ गए? अगला है बाई कैमल। क्या हो सकता है? अगर हॉर्स नहीं तो कैमल कैसे हो जाएगा? बताओ भाई, हो सकता है? नहीं। तो क्या होगा लक्ष्मी? हैं? ऑन कैमल। अब देखो बाय द लैब, क्या गलत है?
लैप जानते हो? गोदी में किसी बच्चे को लेके चलो अगर, और बच्चा कहेगा अपनी मौसी की गोदी में टहल के आए, तो बाय द लैप नहीं होगा। तुमने बच्चे को जैसे ही लिया गोद में, वो एक तरह से सबमर्ज हो गया तुम्हारे लैप में, नहीं हो गया, उसको तुमने चारों तरफ से घेर लिया, तो बाई का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? इनका। गुड। गुड क्या है इसमें? बता तो रखा है, सबमर्ज करेंगे या कोई चीज किसी चीज में डूबी हुई हो तो क्या लगेंगे? इन। ठीक है ना, हमने बताया घेर ले एक तरफ पूरा, तो इन लगाते हैं। इन और ऑन का यूज समझा था जब। बाई पैलिनकिन क्या होगा? क्या होगा इसमें? क्यों? क्या होगा? ये सही है बेवकूफों, पालकी बनाई ले जाने के लिए है, समझ रहे हो कि नहीं? तो बाई पालकिन होगा। सही है क्या है? जरा इस पे विचार करो। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला जल्दी से। क्या होगा? हाँ, सही है ना, क्योंकि बैलगाड़ी बनाई किस लिए गई है? यात्रा करने के उद्देश्य से। तो क्या होगा? बाय बुलक कार्ट। अगर बाय बुलक कार्ट सही है तो क्या होगा? बाय हॉर्स कार्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, हमने तुम्हें एक सेंटेंस दिया और हमने कहा आई वेंट टू दिल्ली डैश माई कार। जल्दी से बताओ, विचार करके क्या आएगा? जय बताओ जल्दी से। क्यों? अरे कोई बताएगा? क्या होगा? बाई माई कार। अभी हमने बताया था कि द का यूज नहीं कर सकते, द का यूज नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट बाई कार लिख सकते हैं। सही है, ट्रेवल का सोर्स हुआ। लेकिन अगर ट्रेवल सोर्स नहीं, मेरी कार बोल दिया, उसकी कार बोल दिया, तो कभी भी हम बाई का यूज नहीं करते हैं। तब हम कार में बैठ के यात्रा करते हैं हमेशा, क्योंकि कार के अंदर क्या है? हम अंदर कार के हैं, सबमर्ज हैं उसमें। इसलिए हम किसका यूज करेंगे इस बार? किसका यूज करेंगे? इनका। समझ रहे हो? आई वेंट टू दिल्ली इन माई कार, आई वेंट टू दिल्ली इन द कार। तुम इन लगा के द कार लिख सकते हो, लेकिन बाई द कार नहीं लिखोगे, तब फिर लिखोगे बाई कार। कार के द्वारा यात्रा की जाती या फिर कार में यात्रा की जाती। समझ गए? कोई डाउट किसी को? तो ध्यान रखना, इन और ऑन भी आ सकते हैं ट्रेवल सोर्सेज के साथ, ठीक है ना। लेकिन इन और ऑन जब आएंगे तो कोई ना कोई है ना चीज़ और आएगी, जैसे द हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव केस का प्रोनाउन वगैरह हो गए तो वो जरूर आएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? तो जनरली हम द या माई वगैरह का यूज़ ही करते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? अगर मेरी कार है स्पेसिफिक किया तो ही लगाना इन, नहीं तो फिर क्या करेंगे हम? बाई कार। समझ गए? नोट कर लो ये और बता दो ये सही है कि नहीं सही है? क्या होगा? बाई पैलिकिन। इन नहीं होगा। पालकी बनाई कि हमने क्या क्या कहा? यात्रा करने के उद्देश्य से, तो बात सही है, इसलिए क्या आएगा? बाई। जल्दी से नोट कर लो। अच्छा रुको, एक चीज़ सुनो, इधर देखो, एक चीज़ बताओ और एक फोर्थ यूज और। हमने लिखा ही लिव्स बाई मी। ये सेंटेंस सही है गलत है? ये सही है या गलत है? क्यों? ही लिव्स बाई मी सही है गलत है? सही है। तुम बताओ इसे। गलत है। और बताओ। सही है। सही है। क्यों सही है मानवी? लक्ष्मी क्यों सही? अच्छा बताओ। सही है, बस खाली यही होता है ना पढ़ो जब। तुम्हें ध्यान नहीं, जब हमने बिसाइड का यूज बताया तो हमने कहा बिसाइड का यूज इन फ्रंट ऑफ, प्लेस, नेक्स्ट टू या बाई के सेंस में भी करते हैं। तो ही लिव्स नेक्स्ट टू मी लिखा हुआ है, बिसाइड मी लिखा हुआ है। बाई मीन्स यहाँ पे क्या है? बिसाइड। बिसाइड्स नहीं है, थप्पड़ मारूंगा एक आके। बिसाइड्स कैसे हो जाएगा? वो तो इन एडिशन टू होता है, मूर्ख। तो ही लिव्स बिसाइड मी या बाई मी बोलेंगे, ठीक है। नोट करो।
आगे देखो भाई, देखो आगे हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, ध्यान से उनको सुनना, ठीक है। तुम लोगों ने फॉर का यूज पढ़ा होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्यों, कभी कभी पढ़ा ही होगा। तो हम जो भी सेंटेंस लिखने जा रहे हैं फॉर से रिलेटेड है। पहले हम सेंटेंस लिखते हैं, जरा नोट कर लो जल्दी से। तो देखो ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और इसमें खास बात क्या है, ये फॉर से रिलेटेड सभी सेंटेंस हैं। क्यों भाई, ये सभी सेंटेंस क्या फॉर से रिलेटेड नहीं है, जिसमें सभी में फॉर का यूज़ किया जा रहा है। देखो यहाँ पर भी फॉर का यूज़ है, फॉर, ठीक है, हर जगह क्या है, फॉर आ रहा है। क्यों, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो फॉर का यूज़ बहुत सारे सेंस में किया जाता है। पहला तो ड्यूरेशन के सेंस में किया जाता है। किस सेंस में? ड्यूरेशन के सेंस में। अब तुम ड्यूरेशन के सेंस में देखो तो पहला मेरा क्या है, ड्यूरेशन के सेंस में। क्या ही केम हियर फॉर 2 आवर्स का मीनिंग ये नहीं हुआ कि वह यहाँ 10 मिनट के लिए आया, तो उसकी ड्यूरेशन क्या थी यहाँ रुकने की, 10 मिनट थी, तो हमने फॉर का यूज़ किया। या ये को फॉर का यूज़ करने से हमें पता चलता है कि वो 10 मिनट के लिए आया था, ठीक है ना, तो फॉर ड्यूरेशन में। अब यही ड्यूरेशन में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज़ बीन लर्निंग फॉर 50 मिनट्स, ये सेंटेंस तो नॉर्मल है, ठीक है ना, ही केम हियर पास्ट इंडेफिनिट का। तुम्हें पता होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इस तरह सेंटेंस यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं? क्यों भाई, ये सेंटेंस तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है ना, ही हैज़ बीन लर्निंग फॉर 50 मिनट्स, जहाँ ध्यान हो फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। तो फॉर 50 मिनट्स ड्यूरेशन ही तो शो कर रहा है, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का है। अगला, दिस बुक इज फॉर लक्ष्मी, एक फूलों का गुलदस्ता है, वो हम किसके लिए लेके आए? लक्ष्मी के लिए आए, शायद लक्ष्मी को इम्प्रेस करना। तो मेरा पर्पस क्या है? लक्ष्मी के लिए बुके लेना, उसको शायद इम्प्रेस करना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? पर्पस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये पर्पस हो गया। फिर लिखा है वी कुड नॉट स्लीप फॉर हीट, भैया गर्मी इतनी थी कि सो नहीं सके, तो गर्मी के कारण हम नहीं सो सके, ये तो लिखा है। तो ये फॉर यहां पर क्या शो कर रहा है? रीजन शो कर रहा है ना, हीट को रीजन बताया है फॉर के द्वारा हमने, तो ये क्या हो गया? रीजन हो गया। अगला लिखा है पंत इज प्लेइंग द मैच फॉर जडेजा, क्या पंत जडेजा के लिए मैच खेल रहा है? क्या नहीं, जडेजा के स्थान पर मैच खेल रहा है। तो तुमने देखा हम फॉर का यूज करके बोलते हैं उसको, कभी कमेंट्री सुनी है ना, टुडे विराट हैज बीन इंजर्ड, और उसके बाद क्या बोल देते हैं, सो रोहित शर्मा इज प्लेइंग फॉर विराट इन दिस मैच, तो उसके सब्स्टिट्यूशन में खेल रहा है ना। जडेजा के बजाय कौन खेल रहा है? पंत खेल रहा है, नहीं समझ रहे हो? तो कुल मिला के सब्स्टिट्यूशन अगर शो करना है हमें, किस सेंस में? इंस्टेड ऑफ के सेंस में। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? तो हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। अगला, यू कैन बाई दिस फॉर 200 रुपीज, जैसे हम बोलते हैं ना, आई परचेज्ड अ बुक फॉर 500 रुपीज, तो 500 रुपए के लिए पुस्तक थोड़ी ना खरीदी, 500 रुपए हमने दिए, उसके एक्सचेंज में हमें क्या मिला है? बुक। एक तरह से एक्सचेंज ही तो करते हैं वहाँ पे, जब कभी तुम बुक कोई भी सामान खरीदने जाते हो, पैसे देते हो उसके एक्सचेंज में, तो तभी तो तुम्हें वो चीज़ मिलती। तो कुल मिला के हम करते हैं वहाँ क्या है? एक्सचेंज करते हैं। तो अगर एक्सचेंज करना है तो क्या हो जाएगा? क्यों? फॉर का यूज़। अगला, आयुषी लेफ्ट फॉर द कॉलेज, आयुषी ने कहाँ के लिए गई? आयुषी कॉलेज के लिए गई ना। इसका मतलब जर्नी करते हो या किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो तो उसको टारगेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर डेस्टिनेशन होगा तो हम टू लगाएंगे, ठीक है ना।
लेकिन अगर डायरेक्शन है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर। समझ गए? तो अगर आयुषी लेफ्ट फॉर द कॉलेज लिखा है, इसका मतलब कॉलेज की डायरेक्शन में गई आयुषी। समझे? नहीं समझे? अगर टू लगा दो क्या हो जाएगा, तो इसका डेस्टिनेशन हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे आई वेंट टू लखनऊ लिखा, तो लखनऊ मेरा डेस्टिनेशन है, लेकिन आई लेफ्ट फॉर लखनऊ लिखा है, तो इसका मतलब हम लखनऊ की डायरेक्शन में गए। ठीक है ना, जर्नी कर रहे हैं लखनऊ की ओर, तो ये किसके लिए आ जाएगा, डायरेक्शन या जर्नी के लिए। कोई डाउट किसी को? अगला देखो, लिखा है दिस ड्रेस इज फॉर स्विमिंग। तुम चाहो तो इसको एक तरह से पर्पस का ही एक सेंटेंस समझ सकते हो। भाई स्विमिंग करना पर्पस, इसलिए हम ये ड्रेस यूज कर रहे हैं। लेकिन एक अलग ही कैटेगरी बनानी हो तो ये देखो भाई, कोई ड्रेस होगी वो स्विमिंग में सूटेबल होगी। कभी कभी स्कूल जाओगे जब, तो तुम्हारी ड्रेस क्या होगी, स्कूल ड्रेस होगी। स्कूबा डाइविंग करोगे तो उसकी ड्रेस अलग होगी, नहीं होगी क्या? तो हर ड्रेस अपनी सूटेबिलिटी रखती है, तो सूटेबिलिटी शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। ठीक है ना, क्योंकि ये ड्रेस कैसी है, ये सूटेबल है स्विमिंग के लिए, तो सूटेबिलिटी शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। तो ये सभी हो गए फॉर के यूज। कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? पूछना हो तो फिर से वीडियो देख लेना, है ना, समझ में आ जाएगा। देखो भाई आगे अगला यूज पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब हम बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में डिफरेंस समझेंगे। किसमें किसमें? बोलो भाई। अरे हाँ, बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ का डिफरेंस समझेंगे कि कब हम बिफोर यूज करते हैं, कब इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। तो अगला ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशन है बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। ठीक है ना, तो हम एक्सरसाइज लिख रहे हैं, पहले तो एक्सरसाइज नोट कर लो। जैसे हमने लिखा सेंटेंस हम लिख रहे हैं सारे। अच्छा लिखो, सेंटेंस लिखो पहले। जल्दी से इन सभी सेंटेंस में बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में चूज करके लगाओ। चलो भाई देखो, तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, देखो ध्यान से समझो कि बिफोर का यूज हम तब करते हैं जब कोई लिविंग थिंग होती। क्या होती? लिविंग थिंग। और इन फ्रंट ऑफ का यूज कब करते हैं हम? जब कोई नॉन लिविंग थिंग होती। क्या होती? नॉन लिविंग थिंग। अब हमें बताओ कि लिविंग थिंग क्या होती हैं? जो सांस लेती हैं। ठीक है ना, पेड़ पौधे ध्यान रखना नॉन लिविंग थिंग माने जाते हैं ग्रामर में। ठीक है ना, वैसे वो लिविंग होते हैं बायोलॉजिकली, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, नॉन लिविंग। तो अगर कोई पेड़ वगैरह कभी दे दे तो उसको नॉन लिविंग थिंग ही मान के करोगे। ठीक है, जैसे लिखा ही पार्क्ड हिज कार, उसने अपनी कार पार्क करी। तो मेरे हाउस के सामने ना, तो सामने के लिए हम क्या लगाएंगे इस बार, इन फ्रंट ऑफ। क्लियर? अगला, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, क्या लगाओगे, बिफोर द प्रोफेसर। रटो मत इस चीज को, समझो भाई। तुमने डेली लाइफ में बात नहीं करी कभी किसी से, ठीक है ना, लोग बोलते नहीं आई वॉज इन फ्रंट ऑफ अ लेडी, गलत है बोलना। इन फ्रंट ऑफ अ लेडी, लेडी कोई नॉन लिविंग थिंग थोड़ी ना है। आई वॉज बिफोर अ लेडी, मैं एक लेडी के सामने था, एक महिला के सामने था, ऐसे बोलोगे। लेडी के फ्रंट की बात नहीं करोगे, लेडी के सामने की बात करोगे। समझे? द पुलिस प्रेजेंटेड द कन्विक्ट, पुलिस ने कन्विक्ट अभियुक्त को प्रेजेंट किया, किसके सामने, जज के सामने ना, तो क्या लगाएंगे, बिफोर। समझ में बात की नहीं? इजी है, इसमें कोई डाउट है क्या? अगला, देयर इज अ मोबाइल वर्कशॉप, एक मोबाइल वर्कशॉप है, बिफोर द टावर नहीं, क्या, इन फ्रंट ऑफ द टावर। तो इस तरह से बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के यूज में डिफरेंस होता है। दोनों की मीनिंग होती है सामने। क्या होती है हिंदी में, के सामने।
कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो। अगला यूज देखो, अगला यूज है ऑफ और फ्रॉम का। किसका यूज है? ऑफ एंड फ्रॉम। ऑफ ओ डबल एफ वाला है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है? फ्रॉम। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि ऑफ और फ्रॉम में किसका यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दोनों ही अलगाव के लिए यूज किए जाते हैं। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है ना, हटती है दूर, तो हम किसका यूज करते हैं? ऑफ या फ्रॉम का। तो इन दोनों का यूज किसके लिए किया जाता है? सेपरेशन के लिए, ठीक है ना, अलग होने के लिए। लेकिन किस तरह से? ऑफ का यूज जब हम करते हैं तो वो चीज़ एक्सीडेंटल होती। क्या होती? एक्सीडेंटल। मतलब अचानक से कोई चीज़ हो जाती तो हम क्या लगाएंगे? ओ डबल एफ। एक्सीडेंटल हो या फिर क्या हो? अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हो। ऐसी स्थिति में हम यूज़ करते हैं ऑफ। और फ्रॉम कैसे यूज़ करते हैं? जो चीज़ एक्सीडेंटल ना हो, मतलब नेचुरल हो, अर्थात एक्सपेक्टेड हो, जो पता हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसमें हम फ्रॉम लगाएंगे, बाकी सब में ऑफ लगाएंगे, ठीक है ना। हम एक्सरसाइज लिख रहे हैं, पहले एक्सरसाइज नोट कर लो। देखो भाई, ये सेंटेंसेस से ध्यान समझो। तो हमने क्या बताया कि ऑफ का यूज़ करेंगे जब सेपरेशन होगा, लेकिन कैसा? एक्सीडेंटल या अनएक्सपेक्टेड। और फ्रॉम का यूज़ तब करेंगे जब सेपरेशन हो लेकिन नेचुरल या एक्सपेक्टेड हो, हाँ पता हो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, नेचुरल हो। तो देखो पहला सेंटेंस लिखा, ही फेल डैश द हॉर्स एंड गॉट इंजर्ड। मतलब कोई व्यक्ति जब हॉर्स से गिरेगा, इंजर्ड हो गया, तो ये सोच विचार कर गिरेगा, नेचुरल है ये चीज़। कैसी है? अनएक्सपेक्टेड है, एक्सीडेंटल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ऑफ। क्लियर? द लीव्स आर फॉलिंग। पत्तियां तो पेड़ से गिरती रहती, क्यों? एक्सीडेंटली गिरती, क्या नेचुरली गिरती, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम। कोई दिक्कत? अगला, प्रांसी जंप्ड डैश द ग्राउंड व्हेन शी सॉ ए स्नेक। अभी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। क्या आएगा? हैं? क्या आएगा यहाँ पे? बिफोर या इन फ्रंट ऑफ? ये हर लिविंग थिंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तमीज सीखो थोड़ी सी, क्या बताना, अभी पढ़ा था तुरंत भूल गए, इन फ्रंट ऑफ बता रहे। प्रांसी जंप्ड, भाई कोई क्या होगा? ग्राउंड से बिल्कुल जंप्ड, अचानक से कूदेगा, अनएक्सपेक्टेड होगी वो चीज़, जैसे देखा तुरंत कूदी, भागी, तो क्या आ जाएगा? ऑफ। सूरज फेल द रूफ यस्टरडे। कोई क्या अपनी मर्जी से क्या छत पे जाता हो, गिर जाता वहां से, चलो गिर जाते हैं, क्या होगा? सूरज फेल ऑफ द रूफ। समझ गया ना? कोई नेचुरली थोड़ा जाएगा छत पे गिर जाएगा, छतें नहीं बनाते नहीं कोई आदमी कभी। द एथलीट जंप्ड डैश द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। एथलीट क्या गया? सबसे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे गया, वहां से कूद गया। भाई किसके लिए कूदा होगा? दर्शकों को दिखाने के लिए। एथलीट का काम ही परफॉर्म करना, तो वो जब कूदेगा तो क्या वो एक्सीडेंटली कूद जाएगा? वो एक्सपेक्टेड है, नेचुरल है उसके लिए, तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम। अगला तो कीप डैश द एलिवेटर। एलिवेटर से दूर रहो, इलेक्ट्रिक पोल हो या ग्रास हो। अगर कोई कह रहा है इन सब चीज़ से दूर रहो, तो तुम्हें वार्निंग दे रहा है, और वार्निंग जो होती है वो कैसी होती है? ऑफ के सेंस में बोली जाती है, ये बात ध्यान रखना, तुम किसी भी तरह समझो इसको, ठीक है ना। वार्निंग ही क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली हो सकती है वहाँ पे, इसलिए वो वार्निंग है। इसलिए क्या होगा? कीप ऑफ द एलिवेटर, इलेक्ट्रिक पोल और ग्रास। कोई डाउट किसी को? सभी लोग तैयार कर लोगे यहाँ तक? तो यहाँ तक की क्लास तैयार करो, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।